नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मजदूरों की बढ़ती समस्या की, मोदी सरकार को राहुल के सुझाव की। जानेंगे आज वित्त मंत्री ने किए क्या नए ऐलान और बीजेपी सांसद ने क्यों मोदी सरकार को चेताया, और आखिर में बात निर्यात में आई बड़ी गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास डेरा डाले मजदूरों का जाना हाल। कांग्रेस सांसद पीएम से कर चुके हैं न्याय योजना के तहत लोगों को राहत पहुंचाने की बात। पंजाब सरकार ने दी पूर्णबंदी में ढील। सूबे में अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर खोली जा सकेंगी निर्धारित दुकानें। बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए निर्देश। पूर्णबंदी में आदिवासियों तक पहुंचे आवश्यक सेवाएं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात में सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र। अपना बिजनेस भारत शिफ्ट करने की तैयारी में लावा कंपनी। 5 साल में 800 करोड़ रुपए का होगा निवेश। लावा इंटरनेशनल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हरिओम राय ने दी जानकारी। कहा, कंपनी ने अपने मोबाइल फोन के विकास और विनिर्माण कार्यों को बढ़ाने के लिए निवेश की बनाई योजना। कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में जोमेटो। मौजूदा हालात के चलते लगभग 13% कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। जोमेटो में लगभग 4000 कर्मचारी करते हैं काम। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर से मजदूर अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकल तो पड़े हैं, लेकिन परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आज मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ वो एक बार फिर से सवाल खड़े करता है केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर, जो मजदूरों को सिर्फ अपना वोट बैंक भर मानती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इस मामले पर विपक्ष ने एक बार फिर आलोचना की है। इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ, पहले भी इस तरह के वाकये हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या जस के तस बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए मीनाक्षी, प्रवासी मजदूरों के ऊपर तो पिछले 50 दिनों से आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। मोदी सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से आज देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां गरीबों, मजदूरों और कामगारों को मुसीबत से न गुजरना पड़ रहा हो। आज देश की सड़कों पर भूखे प्यासे, सिर पर अपने सामानों को लाद कर, गोद में बच्चे को दबाए हुए गरीबों की टोली आपको दिखाई दे देगी। आप किसी भी तरफ चले जाएं, हर तरफ यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर ट्रेन चलाने का डिसीजन काफ़ी लेट हुआ और उसके बाद किराए को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आती रहीं। इसी बीच मजदूरों के साथ दुर्घटनाओं की खबरें भी आती रहीं, चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, या आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उन सब के लिए मोदी सरकार की अदूरदर्शी नीतियां जो हैं वो जिम्मेदार हैं। आखिर किसके भरोसे आपने इन लाखों लोगों को छोड़ दिया है? इन गरीबों के पास न रोजगार बचा, न रहने को घर द्वार बचा, जेब में पैसे नहीं बचे, तो फिर ये लाचार लोग आखिर क्या करेंगे? अगर मोदी सरकार पहले से इन सब के बारे में विचार करती, इनकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन का डिसीजन लेती, तो आज इतने लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और न ही कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती। मीनाक्षी, आज राहुल गांधी ने दिल्ली में खुद जाकर प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की है, उन्हें मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी को यह काम समूचे देश में करना चाहिए और इन लाचार गरीब कामगारों को हर स्तर पर मदद पहुंचानी चाहिए। ये वक्त सियासी रोटी सेकने का नहीं है, ये वक्त मानवता दिखाने का है। और जो भी इसके लिए तैयार होगा, आगे आएगा, वही आने वाले समय में देश की जनता का प्रिय नेता बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश को मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से निकालने के लिए पहले केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी लागू कर दी, फिर जब लोग परेशान हुए तो अब ऐलान पर ऐलान कर रही है। गरीब अन्नदाता कामगारों को लेकर घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये घोषणाएं लोगों को राहत पहुंचा पाएंगी? ऐसे ही कुछ तीखे सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछे हैं। साथ ही राहत पैकेज को लेकर सुझाव भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। जब से देश को स्वास्थ्य मुसीबत ने अपनी चपेट में ले लिया है, तब से विपक्षी दल सरकार को इस मुसीबत से निकलने के लिए कई सुझाव दे चुके हैं। कांग्रेस तो लगातार सरकार को आर्थिक परेशानी से भी निकलने के उपाय सुझा रही है, लोगों की जेब में पैसा डालने की बात कह रही है, लेकिन सत्ताधारी दल राहत पैकेज को लेकर ही वाहवाही बटोरने में लगा है, जिसे लेकर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर न्याय योजना को लागू करने की मांग की। राहुल गांधी ने मां और बच्चों का उदाहरण देते हुए कहा, जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ बच्चे को कर्ज नहीं देती है, वो एकदम मदद करती है।
भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी कामगार सड़क पर चल रहा है उसे कर्ज ही नहीं, जेब में पैसे की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोगों को आज पैसे की जरूरत है, ऐसे में सरकार को साहूकार के जैसे काम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है, मैंने सुना है कि पैसे न देने का कारण रेटिंग है। अगर आज हमने थोड़ा घाटा बढ़ा दिया तो बाहर की एजेंसियां भारत की रेटिंग कम कर देंगी और हमारा नुकसान होगा। मैं पीएम से कहना चाहता हूं कि हमारी रेटिंग अन्नदाता और कामगार बनाते हैं, आज उन्हें हमारी जरूरत है। रेटिंग के बारे में मत सोचिए, हिंदुस्तान की रेटिंग हिंदुस्तान के लोगों से है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि राहत पैकेज में कर्ज की बात की गई है, लेकिन इससे मांग शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार को पैकेज पर फिर से विचार करना चाहिए, उसमें मांग को शुरू करने के लिए एक सेक्शन डालना चाहिए। पैसा देने की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने गरीबों की जेब में पैसा डालने का सुझाव सरकार को दिया हो। इससे पहले उन्होंने जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से बात की थी तो भी न्याय योजना का जिक्र करते हुए परेशान लोगों को पैसा देने की वकालत की थी, जिससे लोगों की परेशानी हल हो और आर्थिक मुसीबत भी कम हो। लेकिन सरकार शायद विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहती। वहीं विपक्ष भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस मुसीबत से पार पाने के लिए सरकार से कड़े और सही कदम उठाने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार को जगाने की कोशिश की है। अब एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र को मुसीबत के बीच जरूरतमंदों की मदद करने का सुझाव दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त के बारे में जनता को बताने के लिए सामने आई। आज के इस पैकेज को वित्त मंत्री ने संरचनात्मक सुधारों पर आधारित बताया। तो आज क्या खास लेकर आई जनता के सामने निर्मला सीतारमण, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी जनता को दी। ये लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा। निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्धियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है, ये आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैंकिंग होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यानी आज वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त में कोयला क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ से इस क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा दे दिया गया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। केंद्र सरकार की घोषणाओं का दौर आज भी जारी रहा। कल भी सरकार ने पूर्णबंदी से परेशान अन्नदाताओं समेत कई क्षेत्रों के लिए 50 दिनों बाद कुछ ऐलान किए और अपनी वाहवाही भी की। लेकिन विपक्ष सरकार के राहत पैकेज की कमियों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। इसी कड़ी में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि क्षेत्र के लिए किए गए ऐलान पर सरकार को घेरा है। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे देश के हर वर्ग तक पहुंचाने का दावा भी किया। 13 मई से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणाओं का दौर शुरू किया, जिसमें देश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। लेकिन इस राहत पैकेज में जो कमियां हैं, उसे लेकर अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज से वो निराश हैं और ये किसी पंचवर्षीय योजना जैसा लग रहा है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को पूर्णबंदी के कारण हुए नुकसान को भी ध्यान में रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण भुगतान की किस्त
और अवधि परिवर्तन, ऋण भुगतान में राहत और ब्याज दर में कमी आदि पर चुप्पी साध ली। शरद पवार ने कहा, आज घोषित आत्मनिर्भर कृषि पैकेज से निराश हूँ। तालाबंदी के कारण हुई हानि को ध्यान में रखते हुए पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए थी। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का तीसरा ब्रेकअप दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खेती और कृषि क्षेत्र को लेकर पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज अन्नदाता मुसीबत का सामना कर रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इन्हीं के लिए है। उन्होंने कहा, तीसरे पैकेज में 11 ऐलान हैं, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर करने से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे। उन्होंने कहा, तीसरी किस्त में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए हैं, अन्नदाताओं के खाते में 18,700 करोड़ रुपए दिए, फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए दिए, MSP के लिए 17,300 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अब वित्त मंत्री के इस ऐलान को लेकर एनसीपी ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद देखना है केंद्र इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। अब सरकार के आर्थिक पैकेज पर सवाल तो चौतरफा बुलंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि केंद्र सरकार से अलग ओडिशा सरकार के नए ऐलान। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में कटौती करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। तो अब इसी बीच ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। देखिए रिपोर्ट में। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण केंद्र सरकार ने जहां लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी है, तो वहीं ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य कर्मचारी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। जी हां, पटनायक सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 10% के इजाफे की घोषणा की है। बढ़ा हुआ डीए उन्हें 1 जुलाई 2019 से जोड़कर मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग के एक पत्र के मुताबिक ओडिशा में फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 154% डीए का लाभ मिलता है, जिसे बढ़ाकर अब 164% कर दिया गया है। बढ़े हुए डीए का लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अनुदानित शिक्षण संस्थान, राज्य के विश्वविद्यालयों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मेडिकल कॉलेज के शिक्षक, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी, नियमित वेतनमान में नौकरी करने वाले कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा। मई की सैलरी के बाद इनके एरियर का भी भुगतान कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य का राजस्व संग्रह पूर्णबंदी के कारण तेजी से नीचे आया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ओडिशा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन में 50% की कटौती की घोषणा की थी। ठीक इसी तरह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी निगमों के अध्यक्षों और सभी शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में 70% की कटौती की घोषणा की गई थी। हालांकि कटी हुई राशि का भुगतान अगले महीने के वेतन में किया जाएगा। एक तरफ ओडिशा सरकार को केंद्र के कई फैसले रास नहीं आ रहे, तो वहीं बीजेपी के सांसद भी सरकार के फैसलों से खुश नहीं हैं। खासकर श्रमिकों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, इस मामले पर बीजेपी के सांसद ने अपनी ही सरकार से सवाल किए और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब कामगारों को उठानी पड़ रही है। कई काल के गाल में समा चुके हैं, तो कई अभी भी अपने घर पहुंचने के लिए पैदल ही चलते नजर आ रहे हैं, जो सरकार के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। कामगारों की तस्वीरें रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी सरकार का दिल पसीजा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन एक बीजेपी सांसद का दिल जरूर पसीज गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि सड़कों पर पैदल चल रहे लोग हमारे ही लोग हैं और पीएम केयर्स फंड से श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने की सलाह दी है, ताकि कामगार आसानी से घर पहुँच सके। उन्होंने कहा, ये सब हमारे ही लोग हैं। प्रवासियों की परेशानी गहन चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि ये एक संकेत था कि इस बात का प्रतिकूल राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई दिनों से हम टीवी पर देख रहे हैं और समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रवासियों के कल्याण के लिए पीएम केयर्स फंड से आवंटित 1000 करोड़ रुपए का उपयोग उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा विपक्ष कामगारों को लेकर सरकार को रोज चेताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कामगारों को रोकना बस से बाहर बता रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रमिकों की अथाह परेशानी का फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अपने ही सांसदों के आग्रह पर सरकार ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात निर्यात में आई बड़ी गिरावट की। सरकार पूर्णबंदी के चौथे चरण की तैयारी कर रही है, लेकिन पिछले करीब 2 महीनों में पूर्णबंदी का कितना गहरा असर हुआ है, उसकी बानगी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में देखने को मिल रही है। आंकड़े अर्थव्यवस्था का बंटाधार होने की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। जी हां, कारोबार ठप होने की वजह से आयात निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। आखिर क्या कह रहे हैं उद्योग मंत्रालय के ये आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश करीब 2 महीने का बुरा वक्त देख चुका है। आगे भी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं और सरकार पूर्णबंदी में ढील देने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा, क्योंकि अगर अब छूट का दायरा नहीं बढ़ाया तो राजस्व का और अधिक नुकसान सरकार से उठाया नहीं जाएगा। पिछले 2 महीनों में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की कहानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। अप्रैल में देश का निर्यात 60.28% से घटकर 10.36 अरब डॉलर रह गया। किसी एक महीने के दौरान निर्यात में ये रिकॉर्ड गिरावट है। लगातार दूसरे महीने निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। आयात भी 58.65% घटकर 17.12 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल के आंकड़े देखें तो अप्रैल 2019 में आयात 41.4 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा भी कम होकर 6.76 अरब डॉलर रह गया है, जो एक साल पहले 15.33 अरब डॉलर था। मई 2016 के बाद ये व्यापार घाटे का सबसे निचला स्तर है। आयात निर्यात में आई गिरावट सरकार के लिए बड़ी परेशानी है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की माने तो निर्यात में गिरावट की प्रमुख वजह मौजूदा वैश्विक सुस्ती है। मौजूदा मुसीबत की वजह से ये और बढ़ी है। आपूर्ति श्रृंखला और मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे बड़ी संख्या में ऑर्डर रद्द हुए हैं। दरअसल मौजूदा मुसीबत के समय दुनिया के कई देशों ने पूर्णबंदी का ऐलान किया हुआ है, जिसकी वजह से आयात निर्यात पर असर देखने को मिला है। हालांकि अब दुनिया के देश उद्योग जगत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, जिसके कारण एक बार फिर आयात निर्यात पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।